Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें। अब अगर बात करें दोस्तों हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप की, तो जब सिटीजनशिप की बात आई तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं उसमें कुछ तो सिटीजन है और कुछ एलियन है। एलियन मतलब कि वो लोग जो किसी फॉरेन कंट्री के हैं और हमारे देश के नागरिक नहीं है। ओके, सिटीजनशिप पूरे मेंबर्स होते हैं इंडियन स्टेट के। इंडियन स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी उनके ऊपर अप्लाई होती है। ऑब्वियसली बात है एलियंस भी अगर हमारे देश में तो उनके ऊपर भी अप्लाई होगी, लेकिन एलियंस आर सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट, दे आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सिटीजन्स को बहुत सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, एलियंस को भी मिलते हैं, बट एलियन के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स सिटीजन से कम होते हैं। ओके, अब जब एलियन की कैटेगरी आती है दोस्तों, तो एलियन में दो कैटेगरी आती है। एक तो हो गया फ्रेंडली एलियन, एक हो गया आपके एनिमी एलियन। तो भाई यूएस से और दुनिया भर से जो यहां पे टूरिस्ट आते हैं, दे आर बेसिकली फ्रेंडली एलियन, क्योंकि वो यहाँ पे घूमने आए, घूम फिर के वापस चले गए, अतिथि देवो भव, वो यहाँ पे आते हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं। अब मान लीजिए किसी कंट्री के साथ जंग छिड़ गई, पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ गई, या अभी पे एलएसी पे स्टैंड ऑफ चल रहा है, चाइना के साथ जंग छिड़ गई, टचवुड ऐसा हो ना, मान लीजिए जंग छिड़ जाती है, उस केस में उस देश के नागरिक बन जाएंगे एनिमी एलियन। अभी के लिए अगर पाकिस्तान का कोई नागरिक इंडिया में आता है तो क्या वो एनिमी एलियन होगा? नहीं। पाकिस्तान ऑफिशियली हमारी एनिमी कंट्री नहीं है, वो अलग बात है कि हमारे रिलेशंस बहुत खराब है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो दो तरीके के एलियंस हो गए दोस्तों। फ्रेंडली एलियंस, ऑब्वियस ही बात है, यहां पे बोला गया कि उन कंट्रीज के नागरिक जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, ऑलमोस्ट दुनिया की सारी कंट्रीज के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, सीधे सीधे हम लोग की किसी के साथ लड़ाई नहीं है। जैसे कि अगर आप अमेरिका नॉर्थ कोरिया को देख लो, या फिर अमेरिका ईरान को देख लो, इनकी तो सीधे सीधे लड़ाई चलती है, वॉर, मतलब वॉर क्या, वर्बल वॉर चलता है, बट इंडिया की ऐसे किसी भी कंट्री के साथ कोई बैर नहीं है। अब देखते हैं, फ्रेंडली एलियंस कुछ राइट्स एंजॉय करते हैं, इनफैक्ट एनिमी एलियंस भी भाई कुछ राइट्स एंजॉय करते हैं इंडिया में। अजमल कसाब आपको याद होगा दोस्तों, अजमल कसाब को आप यहां पे बोल सकते हो एक एनिमी एलियन। इंडिया में आया, तरतर तरतर गोलियां बरसाने लगा, बाद में पता चला वो पाकिस्तान का है। बेसिकली ही वॉज एन एनिमल एलियन। तो क्या उसके पास कोई भी राइट्स नहीं थे? बिल्कुल राइट्स थे दोस्तों। जो प्रॉपर प्रोसीजर था, जिस हिसाब से एक होता ना कि जुडिशियल प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू एक पर्सन को गुजरना होगा उसको सजा देने से पहले, उस पूरे प्रोसीजर के थ्रू वो अजमल कसाब गुजरा था। यानी आर्बिट्रेरी उसको हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने नहीं मारा। इसके बावजूद, इस बात के बावजूद कि उसने आके गोलियां बरसा के जाने कितने लोगों को मार दिया इंडिया में। तो भाई सबसे ज्यादा राइट सिटीजन्स के पास, उससे कम फ्रेंडली एलियंस और उससे कम एनिमी एलियंस। ओके, अब बात की जाए अगर फ्रेंडली एलियंस की या एनिमी एलियंस की, इनको क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या राइट्स नहीं है, वो मैं आपको धीरे धीरे करके आगे बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले तो समझते हैं कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया को कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं। आई होप आपने किताब सामने खोल रखी होगी, तो देखते हैं भाई। यहां पे मैं उन राइट्स की बात करूंगा जो कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मिल रहे हैं बट एलियंस को नहीं मिलेंगे। तो भाई सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ये राइट है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता इंडियन सिटीजन्स पे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। इस ऐसा कोई भी तरीके का जो राइट है वो एलियंस को अवेलेबल नहीं है, चाहे फ्रेंडली हो चाहे एनिमी हो। उसके बाद बात करें दोस्तों, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो भैया इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इंडिया में ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो राइट है आर्टिकल 16 के अंदर, वो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए, बाहर के सिटीजन्स के लिए नहीं। ऑब्वियसली दोस्तों, कल की डेट में आप अगर रशिया घूमने जाओगे तो क्या रशिया वाले अपनी पुलिस में या फिर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आपको जगह देंगे? ऑब्वियसली नहीं देंगे। उसी तरीके से हम लोग के यहाँ पे भी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए जगह है, बाहर के सिटीजन्स के लिए कोई जगह नहीं है। फिर भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, ये है आपका आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 के अंदर के भी जो राइट्स हैं वो सिर्फ आपका किसके लिए? इंडियन सिटीजन्स के लिए। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29, 30, ये भी आपके केवल इंडियन सिटीजन के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट डालने का अधिकार, तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट डालने का अधिकार केवल इंडियन सिटीजन्स को। फिर
पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर बनने का अधिकार। अच्छा, यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर बोल रहा हूं जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों आता है। पार्लियामेंट बोल रहा हूं जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आता है। ऑब्वियसली बात है, राज्यसभा के लिए डायरेक्ट लोग वोट नहीं डालते, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए डायरेक्ट लोग उतना वोट नहीं डालते सीधे सीधे, इसलिए यहां पे राइट टू वोट का अधिकार फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा है, और कंटेस्ट करने का अधिकार पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लिखा है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे वो काउंसिल हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हमको यह अधिकार है कि हम उसके मेंबर बन सकते हैं। फिर भाई, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस पे बैठना है, जैसे कि आपको प्रेसिडेंट बनना है इंडिया का, वाइस प्रेसिडेंट बनना है इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, हाई कोर्ट का जज बनना है, किसी स्टेट का गवर्नर बन रहा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बन रहा है, इन सब के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। ओके, अगर बाहर का कोई आदमी यहां पे आया है बिना भारत का नागरिक बने, वो इन सीटों पे नहीं बैठ सकता। ये बात हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों। फिर अगर हम इंडिया के सिटीजन्स हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो भाई, अपने झंडे का हम सम्मान करेंगे, हम लोग रेगुलरली टैक्स भरेंगे, हमारी नेशनल एंथम का हम सम्मान करेंगे, अपनी कंट्री को डिफेंड करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ये सब बातें हमारी ड्यूटीज में आती हैं। अच्छा, यूएसए और इंडिया के में एक फर्क यहां पे आपको बताना चाहूंगा सिटीजनशिप से रिलेटेड। देखिए, इंडिया में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए सिटीजनशिप डिसाइड करनी है। अब एक पर्सन है जो कि इंडिया में बॉर्न हुआ, बाई बर्थ उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है। एक पर्सन ऐसा है जो बच्चा था, 7-8 साल का था, अमेरिका में पैदा हुआ, अमेरिकन सिटीजनशिप थी, वो अमेरिका से इंडिया आ गया, उसके पेरेंट्स इंडिया आ गए, उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले ली। अब वो बच्चा पहले तो अमेरिकी था, पर वो यहां पे आके इंडियन बन गया। अब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़े होकर मान लीजिए वो काफी काबिल होता है, दिमाग वाला होता है, और वो बोलता है कि मैं प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए कंटेस्ट करना चाहता हूं, तो वो प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए कंटेस्ट कर सकता है। यानी इंडिया में एक नेचुरलाइज्ड सिटीजन, एक आगे में नेचुरल, ये सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन क्या होता है ये भी बताऊंगा। तो इंडिया में एक नेचुरलाइज्ड सिटीजन आके बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स के लिए कंपीट कर सकता है। वहीं पे दोस्तों, मान लीजिए आप या कोई और इंडियन पर्सन या इंडियन लड़की कोई 15 साल की उम्र पे या 10-15 साल की उम्र पे मान लीजिए अमेरिका चला गया और अमेरिका जाके सिटीजनशिप ले लिया अमेरिका की। अब जब वो बड़ा होगा और मान लीजिए बड़ा होकर अगर वो वाइस प्रेसिडेंट या वहां के प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लड़ना चाहे, डोनाल्ड ट्रंप की सीट पे बैठना चाहे, तो क्या वो लड़ सकता है? नहीं। यूएसए का प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी है कि आप होने चाहिए यूएसए के सिटीजन बाय बर्थ। Naturalized citizen is not eligible for the office of president of the United States. ओके, अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस समय पे दोस्तों उस संविधान में कोई प्रॉपर एलोबरेट प्रोविजन सिटीजनशिप से रिलेटेड नहीं लिखे थे, कोई परमानेंट प्रोविजंस ऐसे नहीं लिखे थे। साफ साफ सी बात थी, सिटीजनशिप को लेके काफी लफड़ा चल रहा था। पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे लोग, इंडिया से लोग पाकिस्तान जा रहे थे, बहुत बवाल हो गया था, लाखों करोड़ों की संख्या में रिफ्यूजीज थे। तो उस समय पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बस की बात नहीं थी सिटीजनशिप पे बहस करना और कुछ भी बात करना। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बोला कि भैया अभी के लिए आर्टिकल के प्रोविजंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में 5 से 11 में भाई हमने सिटीजनशिप का बेसिक वो एक लेआउट बता दिया है। बाद में सिटीजनशिप का जो प्रावधान है वो पार्लियामेंट खुद बनाएगी, यानी कि जो सरकार चुन के आएगी सत्ता में वो सिटीजनशिप के कानून बनाएगी। अभी के लिए इमीडिएटली इस समय की रिक्वायरमेंट के लिए जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं वो हम डाल देते हैं। वो क्या प्रोविजंस है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और वहीं आप देखेंगे दोस्तों, बाद में जब पहली सरकार चुन के आएगी वो सिटीजनशिप एक्ट लागू करेगी, सिटीजनशिप एक्ट लेके आएगी। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस सिटीजनशिप एक्ट को टाइम बाय टाइम चेंज किया गया है। ओके, इन चीजों को देखेंगे। अब आप देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन को सिटीजनशिप देने की बात कही गई। पहला कैटेगरी ऑफ पर्सन वो थे जो कि इंडिया में डोमिसाइल थे। इंडिया में डोमिसाइल का मतलब क्या है भाई? आप इंडिया में ही पैदा हुए हैं और आपके पास पैदा होने का सर्टिफिकेट है। दूसरा, आप कोई एक पर्सन है जो पाकिस्तान से वापस आए, पाकिस्तान से आए हैं पार्टीशन के बाद या पार्टीशन से पहले। तीसरा,
आप इंडिया से पाकिस्तान चले गए, बट कुछ समय बाद पाकिस्तान से इंडिया आ गए, तो फर्स्ट यू वेंट टू पाकिस्तान एंड देन यू रिटर्न फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, तीसरी कैटेगरी। और चौथी कैटेगरी कि आप एक पीआईओ हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं। ओके, इन 4 कैटेगरी के लोगों के लिए सिटीजनशिप के प्रोविजंस किए गए हमारे आर्टिकल 5 से 11 में, जिस समय पे हमारे संविधान को लागू किया गया, जो डेट थी 26 जनवरी 1950। अब देखिए 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन मैंने आपको बता दिए। डोमिसाइल, पाकिस्तान से आए हुए, फिर पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से लौट आए, और फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखिए पहली अब हम बात करेंगे डोमिसाइल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं दोस्तों डोमिसाइल होता क्या है। डोमिसाइल मतलब वो जगह जो एक पर्सन अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस समझता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश में रहता है, उत्तर प्रदेश से किसी और जगह पे गया है, ठीक है, बट वो उत्तर प्रदेश से मान लीजिए मुंबई में आके काम कर रहा है, बट मुंबई में काम करने के बावजूद भी वो बोलेगा डोमिसाइल उसका उत्तर प्रदेश है, क्योंकि वो ये इस बात को उम्मीद करता है कि भाई बाद में मुझे उत्तर प्रदेश में ही जाके सेटल होना। वो डोमिसाइल इज बेसिकली योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। आप जहां पे रह रहे हैं और जहां पे आप परमानेंटली सेटल होने की सोच रहे हैं, उसको आप बोलते हो डोमिसाइल। तो पहली कंडीशन ये बोली गई कि अगर आपका डोमिसाइल इंडिया का, यानी कि आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस इंडिया का है, फर्स्ट पोजीशन में आपका, फर्स्ट कंडीशन में आपका डोमिसाइल इंडिया का होना चाहिए, यानी कि आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंट इंडिया है। और उसके बाद 3 कंडीशंस बताए गए, इन तीनों में से कोई भी एक अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो आप इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। पहली कंडीशन यह है कि इफ ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है तो, बॉर्न इन इंडिया। ओके दोस्तों, तो मतलब डोमिसाइल है और वो इंडिया में पैदा हुआ है तो भाई वो सिटीजन हो जाएगा। दूसरा, डोमिसाइल है और इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, यानी कि उसके पास इंडिया का डोमिसाइल है, उसके साथ साथ उसका कोई भी पेरेंट, या तो माता या पिता इंडिया में जन्मा था, तो वो इंडिया का सिटीजन हो जाएगा। तीसरा, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, दूसरे में आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स है, और इफ ही हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखिए दोस्तों, यहां पे फिर से समझा रहा हूं आपको। पहला पॉइंट कि वो पर्सन का डोमिसाइल इंडिया है, मतलब प्लेस ऑफ रेजिडेंस इंडिया है। उसमें 3 कंडीशंस निकल के आती हैं। 3 कंडीशन में पहली कंडीशन तो यह कि उस पर्सन का जन्म ही हुआ हो इंडिया में। दूसरी कंडीशन यह है कि उस पर्सन के किसी भी एक पेरेंट का जन्म हुआ हो इंडिया में। तीसरी कंडीशन यह होती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले वो पर्सन 5 साल तक लगातार इंडिया में रहा हो। यहां पे एक चीज आपको बहुत क्लियर समझ में आ रही कि जो अंग्रेज उस समय इंडिया में पोस्टेड थे, उनके लिए भी एक ऑप्शन छोड़ा गया कि अगर आप इंग्लैंड वापस ना जाना चाहें, यहां रहना चाहें, तो आप रह सकते हैं, क्योंकि वो अपना डोमिसाइल यहां का दिखा रहे थे। उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस तो इंडिया ही था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे लोग आके काम कर रहे थे, बाद में सीधे क्राउन के लोग आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद में उसको इनऑपरेटिव कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो आप समझ गए ना दोस्तों, डोमिसाइल प्लस इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन, तो इस बेसिस पे आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। दूसरा क्या ऑप्शन रखा गया, माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान। एक पर्सन जो इंडिया आया है पाकिस्तान से, वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है if he or either of his parents or any of his grandparents was born in undivided India and also fulfilled any one of the 2 conditions। मतलब कि एक पर्सन जो कि पाकिस्तान से इंडिया में आया है, वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है, जिसकी पहली कंडीशन ये कि उसके पेरेंट या उसके ग्रैंड पेरेंट। ओके, मतलब पेरेंट में मम्मी पापा दोनों और उसके ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी दोनों, उनमें से कोई भी अगर एक अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था, या कि इंडिया या पाकिस्तान किसी में भी पैदा हुआ था, वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है, बशर्ते 2 कंडीशंस हैं, उन 2 में से कोई एक फुलफिल कर दो। दोनों कंडीशंस देखते हैं। पहली कंडीशन ये है, इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948, ही हैड बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। ओके, फिर से बताता हूं। इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948, ही हैड बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। यानी कि वो इंडिया के अंदर आ गया 19 जुलाई 1948 से पहले। क्या हुआ दोस्तों, 19 जुलाई 1948 को एक परमिट सिस्टम शुरू किया गया। यानी 19 जुलाई 1948 को
के बाद जो लोग भी पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे थे ना, उनको इंडिया में घुसने के लिए एक परमिट की जरूरत थी। एक परमिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भी परमिट सिस्टम नहीं था। लोग सीधे ट्रेन में भर भर के आ रहे थे और इंडिया में घुस रहे थे। तो इसलिए 19 जुलाई 1948 को एक कट ऑफ डेट रखी गई कि अगर एक पर्सन 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आ गया है पाकिस्तान से, और वो तब से इंडिया में रह रहा है, और उसके पेरेंट्स या कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, इंडिया पाकिस्तान में पैदा हुए थे, तो वो बन जाएगा इंडिया का सिटीजन। कट ऑफ डेट क्या है? 19 जुलाई 1948। दूसरा क्या है? और इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया ऑन और आफ्टर जुलाई 1948 ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बट अ पर्सन कुड बी रजिस्टर्ड ओनली इफ ही हैड बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब कि एक पर्सन जो कि 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया आया है, तो ऑब्वियसली बात उसको परमिट मिला होगा। उस परमिट के बेसिस पे उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और उस रजिस्ट्रेशन से पहले उसे यह दिखाना होगा कि मैं कम से कम 6 महीने इंडिया में रह चुका हूं। तो परमिट सिस्टम के थ्रू 19 जुलाई 1948 के बाद जो आ रहे थे, 19 जुलाई 1948 के बाद आने के बाद आपको 6 महीने रहना है, और 6 महीने के बाद अपने परमिट के साथ भाई ऑफिस में जाना और वहां पे जाके अपनी सिटीजनशिप को रजिस्टर कराना है। ये दूसरा ऑप्शन था आफ्टर 19 जुलाई 1948 का। ओके दोस्तों, तो ये दो चीजें हो गई। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं ठीक तरीके से। तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा यह है कि भाई 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई पर्सन इंडिया से चला गया पाकिस्तान, बट बाद में उसका पाकिस्तान में मन नहीं लगा या उसको अच्छा नहीं लगा और वो पाकिस्तान से आ गया वापस इंडिया में रीसेटल होने के लिए, तो वो एक इंडियन सिटीजन बन सकता है। लेकिन फॉर दिस ही हैड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद कोई पर्सन इंडिया में था, वो पाकिस्तान चला गया, माइग्रेशन तो चल ही रहा था, बट पाकिस्तान से वो वापस इंडिया आ गया, क्योंकि उसका पाकिस्तान में मन नहीं लगा, उसको इंडिया में रहना है, तो वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। बट इंडिया का सिटीजन बनने के लिए उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और वापस आने के बाद कम से कम उसको 6 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा। इसमें एक छोटा सा कैच है, कैच मैं आपको समझाता हूं। कैच यह है कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान से लौटने के बाद वो जो भी अपना रजिस्ट्रेशन करेगा ना दोस्तों, वो 26 जनवरी 1950 से पहले करेगा। यानी कि यहां पे कट ऑफ डेट दी गई 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद वो पर्सन इंडिया से पाकिस्तान चला गया, फिर पाकिस्तान से इंडिया आ गया। इंडिया में आने के बाद वो 6 महीने इंडिया में रहा और अपना उसने रजिस्ट्रेशन किया। ये रजिस्ट्रेशन 26 जनवरी 1950 से पहले होना चाहिए, क्योंकि अगर 26 जनवरी 1950 बीत गई तो 26 जनवरी 1950 के बाद प्रोविजंस आ जाएंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के, और 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी सिटीजनशिप दी जाएगी वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से दी जाएगी। फिर आ जाते हैं फाइनली चौथे प्रोविजन पे, जो कि है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। A person who or any of his parents or grandparents was born in undivided India but who is ordinarily residing outside India shall become an Indian citizen if he has been registered as a citizen of India by diplomatic or consular representative of India in the country of his residence, whether before or after the commencement of the constitution। क्या बोला गया भैया? एक पर्सन जिसके या तो मां बाप या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, यानी या तो इंडिया में पैदा हुआ था या पाकिस्तान में पैदा हुए थे, बट वो उस डिवीजन से पहले ही इंडिया के बाहर रह रहा है, और बाहर रहने के कई सालों के बाद वो इंडियन सिटीजन बनना चाहता है। अभी सोचिए, ये जो प्रोविजंस है दोस्तों, अभी सिटीजनशिप एक्ट 1955 नहीं आया, ये 26 जनवरी 1950 के समय प्रोविजंस डाले गए हैं। मतलब कि पार्टीशन आर्टिशन के टाइम पे भी कुछ लोग होंगे ना, बड़े राजा रजवाड़े रहे होंगे भैया, फॉरेन ऑरेंज रह गए होंगे, नवाब ववाब होंगे, अब वो उनके पेरेंट या उनके ग्रैंड पेरेंट भाई इंडिया, हो सकता है उसमें से कुछ लोग इंडिया में पैदा हुए, बट हो सकता है कि भाई कुछ ऐसे लोग रहे हो जो आजादी से पहले ही लंदन में जाके सेटल हो गए हो, इंग्लैंड में रह रहे हो, और इंग्लैंड में रहते हुए उनके वहां पे कुछ बच्चे पैदा हुए, तो वो बच्चे भी इंडियन सिटीजन बन सकते हैं, बशर्ते या तो उनके पेरेंट या उनके ग्रैंड पेरेंट में कोई भी इंडिया में पैदा हुआ हो, अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी इंडिया पाकिस्तान किसी में पैदा हुआ हो।
वो बन सकते हैं इंडिया के सिटीजन। कैसे बन सकते हैं कि जिस कंट्री में भी वो रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल लंदन में रह रहे हैं, तो लंदन में कोई ना कोई डिप्लोमेटिक या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया का वहां पे, वो उस डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूं, और अगर वो कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव उसको भारत की नागरिकता दे देता है तो भारत का नागरिक बन जाएगा। ओके, तो डिप्लोमेटिक कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव किसी और कंट्री में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को अगर सीधे सीधे देता है कि आप भारत के नागरिक बन सकते हैं तो बन जाएगा वो, मतलब उसको इंडिया आने की जरूरत भी नहीं, वहीं बन जाएगा। और ये प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले भी एक्टिव था और बाद में भी एक्टिव था। ओके, बाद में ऑब्वियस सी बात है इसमें हल्के फुल्के चेंजेस सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू थोड़े बहुत कर दिए गए। तो ये 4 कैटेगरीज थी दोस्तों, आपको समझ में आई होंगी चीजें ठीक से, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे सिटीजनशिप से रिलेटेड दोस्तों। क्या है, मान लीजिए आप सिटीजन है इंडिया के, और अगर आपने इंडिया का सिटीजन होते हुए भी किसी और देश की सिटीजनशिप को ले लिया तो फिर आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे, यानी कि आपसे इंडिया की सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। ठीक है। दूसरा, every person who is or is deemed to be a citizen of India shall continue to be such citizen subject to the provisions of any law made by the parliament। कहने का मतलब यह है कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान आया उसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी प्रावधान थे, उस प्रावधान के तहत बहुत सारे लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप मिली। बाद में हमारा पार्लियामेंट कुछ लॉ बनाएगी, हमारे पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट बनाया 1955 का। इस लॉ में अगर ऐसा कोई प्रोविजन आता है जिसके चलते कुछ लोगों की सिटीजनशिप चली जाती है जिनको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप मिलेगी, तो वो माना जाएगा। मतलब कि जितने भी सिटीजनशिप लॉज उस संविधान में थे जो 26 जनवरी 1950 को प्रोमulgate किया गया, वो सारे प्रोविजंस, वो सारे संविधान के प्रोविजंस आर सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, और बाद में पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। यानी कि 26 जनवरी 1950 के संविधान में जिसको जिसको भी सिटीजनशिप मिली इंडिया की, उसकी सिटीजनशिप को हटाने का या और लोगों को सिटीजनशिप देने का प्रावधान सिटीजनशिप एक्ट 1955 से सरकार कर सकती थी। आज की डेट में भी सरकार के पास ये ताकत है कि सिटीजनशिप के प्रोविजंस को बदल सकती है। आप देख ही सकते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कितना भयंकर बवाल हुआ है उसके पीछे। और तीसरी बात आते हैं दोस्तों, पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। यानी कि ये कहा जा रहा है पार्लियामेंट सर्वे सर्वा है यहां पे, यानी पार्लियामेंट के पास ताकत है कि भाई सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ पार्लियामेंट बना सकती है, किसको सिटीजनशिप मिलनी है, किसको सिटीजनशिप लेनी है, किसको किस बेसिस पे सिटीजनशिप छीनी जाएगी, किसको किस बेसिस पे सिटीजनशिप दी जाएगी, इन सब की ताकत पार्लियामेंट के पास है। ओके, ये 3 प्रोविजंस भी यहां पे बताए गए हैं। अब आगे आता है दोस्तों सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये भैया जो हमारी पहली सरकार चुन के आई उसने बनाया, इसका बहुत लोगों को इंतजार था। ओके, सिटीजनशिप एक्ट तो समय समय पे बदला भी गया, इसके अमेंडमेंट को देखेंगे। सिटीजनशिप एक्ट आया 2003 का, आगे भी आए हैं, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट में किस किस तरीके से हम लोग सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की। पहला जो तरीका है सिटीजनशिप को एक्वायर करने का वो है बाई बर्थ। आप बाई बर्थ इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। ओके, यहां पे क्या दिया गया कि मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि इंडिया में जन्मा है या तो 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 के बाद, बट उसका जन्म जुलाई 1 1987 से पहले हुआ है। समझिए, 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मा है बट 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मा है, तो उसके पेरेंट्स की कोई भी नेशनैलिटी हो वो इंडिया का सिटीजन होगा बाय बर्थ। समझ गए दोस्तों? यानी कि आप समझिए, कोई टूरिस्ट घूम रहे हैं इंग्लैंड के आके यहां पे इंडिया में या अमेरिका के आके इंडिया में, वो टूरिस्ट यहां घूमने आए और इस घूमने के दौरान उन टूरिस्ट के कपल का बच्चा हो गया, तो वो बच्चा इंडियन सिटीजन हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके पेरेंट इंडिया के सिटीजन नहीं है। ये कब तक था प्रावधान? 1 जुलाई 1987 से पहले। अब इस प्रावधान को बाद में बदला गया 1 जुलाई 1987 के बाद, यानी 1 जुलाई 1987 या उसके बाद। ओके,
और किससे पहले? 3 दिसंबर 2004 से पहले, यानी 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद अगर कोई बच्चा इंडिया में जन्म लेता है तो वो इंडिया का सिटीजन तभी होगा जब उस बच्चे का कोई एक पेरेंट उसके जन्म के समय पे इंडिया का सिटीजन हो। यानी 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम है राम। इस राम के 2 पेरेंट्स हैं, इसके कोई भी पेरेंट या तो पापा या मम्मी राम के बर्थ के समय पे इंडिया का सिटीजन है तो राम ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन हो जाएगा। ये चीज बोली गई। ओके, फिर 3 दिसंबर 2004 को इसमें एक छोटी सी चीज आई, छोटा सा चेंज आया, बहुत छोटा सा चेंज। 3 दिसंबर 2004 को भी ये राम वाला प्रोविजन चल रहा था। क्या है 3 दिसंबर 2004 को? जो बच्चे 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुए उनको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, बशर्ते उन बच्चों के दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन हो या फिर उन बच्चों का कोई एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन हो, लेकिन कोई एक पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ये ईस्ट पाकिस्तान खत्म हुआ, बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश के बाद बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट इंडिया में आए। मान लीजिए कोई सलीम करके एक पर्सन इंडिया में आया, इस सलीम ने एक इंडियन वुमेन से शादी करी और इनसे बच्चा हुआ। ओके, अब ये सलीम बांग्लादेश से आया है, ये इंडिया में नहीं रहता है। ओके दोस्तों, इसने यहां की इंडियन वुमेन से शादी की और इनका एक बच्चा हुआ। अब ये इंडियन वुमेन तो इंडिया की सिटीजन है, बट सलीम बांग्लादेश से आया है। अगर मान लीजिए बाद में ये प्रूव हो जाता है 3 दिसंबर 2004 के बाद या 3 दिसंबर 2004 को कि ये जो सलीम है इसके पास कोई प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है इंडिया के, ये बांग्लादेश से आया है, दिस मींस बेसिकली ही इज एन इलीगल माइग्रेंट, इसका कोई रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं हुआ है। उस केस में इस सलीम और इस वुमेन का जो बच्चा होगा ना, वो बाई बर्थ इंडिया का सिटीजन नहीं होगा। यानी ये बोला गया कि 3 दिसंबर 2004 से लेके आगे जो पेरेंट्स है, या तो दोनों पेरेंट्स हो तो आप बन जाओगे सिटीजन, बच्चा बर्थ से बन जाएगा, या कोई एक पेरेंट हो तो बच्चा बर्थ से बन जाएगा। पर अगर दूसरा पेरेंट है तो वो टूरिस्ट हो चलेगा, बट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। और इलीगल माइग्रेंट इंडिया में सबसे ज्यादा कहां से आते हैं? बांग्लादेश से आते हैं। ओके, अच्छा यहां पे एक और कैच है, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स इंडिया में पोस्टेड होते हैं, एम्बेसडर वगैरह, या फिर जो एनिमी एलियंस होते हैं इंडिया में, उनके जो बच्चे होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन नहीं बनेंगे जन्म होने पे। समझ गए? यहां पे मैं वीडियो अपनी खत्म कर रहा हूं दोस्तों। बाय बर्थ तक हमने देखा, इसके बाद बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन समझाऊंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये जो प्रावधान मैं यहां पे आपको बता रहा हूं थोड़े से ट्रिकी हैं। तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताते रहिएगा कि जो कुछ भी मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। गुड बाय। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.